नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शेरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमरकंटक रवाना हुए। दौरे में जाने से पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर हेलीपैड में मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। धर्मांतरण मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो सबसे ज्यादा चर्च भाजपा के शासनकाल में ही बने हैं। भाजपा आज तक सत्ता में नहीं है तो उन्हें सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का एक सहारा चाहिए। प्रदेश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। जहां हम निवास करते हैं वहां किसी धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। वहां आस्था का केंद्र पूजा गृह बनाया जाता है। हमारे विधायक मरवाही के ध्रुव के लड़के के रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो उसमें 10 गात्र कार्यक्रम है, उसमें शामिल हुआ। आज जो कार्यक्रम है वो राजमेरगढ़ जा रहा हूँ। वहाँ के पिंडा के सब हमारे पत्रकार साथी लगातार राजमेरगढ़ के बारे में चर्चा करते रहे, और वो एक जगह ऐसी जगह है जो अमरकंटक से लगा हुआ है, तपोभूमि है और बैगा जनजाति वहाँ निवास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में जो बातें उभर के आई है, जो मीडिया में देखने को मिला है, वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए कि सर्वाधिक यदि चर्च बने छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब सत्ता में नहीं है तो उनको सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का एक सहारा चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आज से शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए की अनुदान राशि सीधे भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता पहुंचाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके लिए पंजीयन की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पंजीयन प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इसके तहत 10 लाख भूमिहीन कृषक मजदूरों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हमने ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। हमारे शीर्ष नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें और अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। हमारा यह बहुत बड़ा सपना था, किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें, और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह हम प्रदेश के सर्वाधिक ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। न्याय योजना की यह नई कड़ी
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मैं योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपना पंजीयन जरूर कराएं। इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरुआत हो जाएगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों की बैठक ली। बैठक में खरीफ सीजन में अनियमित एवं खंड वर्षा के कारण फसलों की उत्पादकता पर होने वाले प्रभाव की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को गिरदावरी को पूरी सजगता और गंभीरता के साथ पूरा करने तथा इस कड़ी को निगरानी से दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये शासन का सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया। बघेल ने इस अवसर पर कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कलेक्टर सौरभ कुमार भी वहां मौजूद रहे। हम लोगों ने जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने का, एससी को 13% और जो 10% जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया, जो अपर क्लास के हैं लेकिन वो गरीब हैं, तो इनके आंकड़े हम लोग जारी किया। कुछ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के निर्देश पर क्वांटिफाइबल डाटा, उसके डाटा इकट्ठा करने के लिए उसको आयोग बनाया गया और उसी का ऐप आज मैंने लॉन्च की है ताकि कोई भी व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग उसमें उस ऐप में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। आज मैंने भी किया है। कल देर रात दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के वापस रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली में पारिवारिक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने गया था। किसी नेताओं से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शुभचिंतकों ने मुझे सचेत रहने की सलाह दी है ताकि कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो। 2.5 साल वाले मामले में जितनी चर्चा होनी थी हो गई। अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे केवल ये सलाह मिल रही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना, सब कोई माहौल ख़राब नहीं करना, आपकी तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए और कुछ वाकई में बचा नहीं है। इतनी सारी चर्चा हो गई है तो कुछ नया करने को है। अब वो कह रहे हैं कि अभी तय नहीं है कि ये क्या करना मुश्किल है कि कौन कहेगा। अपनी अपनी राजनीतिक दलों के जिम्मे होते हैं, कभी चेहरा देते हैं कभी नहीं देते हैं। हर राजनीतिक दल में अलग अलग पार्टियां इसी प्रकार से चलते हैं। बस्तर में भाजपा द्वारा आयोजित चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष इस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि भाजपा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी के तहत इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। VIP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। हबीब तनवीर का आज
जन्मदिन है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस रायपुर में रहते हैं जहां हबीब तनवीर जन्मे हैं। हबीब तनवीर उस शख्स का नाम है जिसने छत्तीसगढ़ को देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। जब छत्तीसगढ़ राज्य देश के नक्शे में नहीं था तो वो हबीब तनवीर के नाटकों में था। छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक कलाकार, अभिनय, ये सारी चीज़ों का लोहा पूरे देश और दुनिया में मनवाने वाले हबीब तनवीर चूँकि रायपुर में जन्मे थे, रायपुर में बड़े हुए और रायपुर से उनकी रंग यात्रा शुरू हुई और उस रंग यात्रा में फिर वो नागपुर होते हुए अलीगढ़ पहुंचते हैं। अलीगढ़ के बाद दिल्ली, मुंबई सब जगह पहुंचते हैं और बाद में वो नया थिएटर बनाते हैं। हबीब तनवीर के शहर में हबीब तनवीर के नाम पर ऐसा कोई संस्थान नहीं है, ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है कि जो कहें कि हमने उनसे उऋण होने की कोशिश की है। हमारे बहुत सारे रंगकर्मी मित्र हबीब तनवीर के नाम पर कुछ कुछ आयोजन करते हैं। अभी इन दिनों रायपुर में जो आज से आयोजन हो रहा है उसमें हबीब तनवीर को याद तो कर रहे हैं पर कह रहे हैं कि संस्कृति विभाग किसी के बाप का नहीं, उस आयोजन का नाम है। दरअसल मुझे लगता है कि रंगकर्मी व्यथित हैं और व्यथित होकर कह रहे हैं कि संस्कृति विभाग किसी के बाप का नहीं, किसी एक अधिकारी की टिप्पणी है। मुझे लगता है कि दरअसल कहना ये चाहिए कि संस्कृति का कोई माई बाप नहीं है। दरअसल जब सामंतशाही थी, जब राजा महाराजा थे तो हमारी संस्कृति को, हमारी कलाओं को भले ही कम पढ़े लिखे थे पर वो समझते थे और उन्होंने आगे बढ़ाया, संरक्षित किया। हमारी बहुत सारी धरोहर उस समय की है। हम धीरे धीरे एक सभ्य समाज में गए, हम लोकतंत्र में गए जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता था, पूरा विभाग बना, पर हमारे कलाकारों के प्रति, हमारी कला के प्रति जो समर्पण भाव होना था, एक प्यार होना था, वो दिखाई नहीं देता। छत्तीसगढ़ में जो कुछ वैभव है वो पुराना है। नए में अगर हम जाते हैं तो हम अगर बात करें हबीब तनवीर, उनके नाम से कुछ नहीं है। हम बात करें पंडित सत्यदेव दुबे, उनके नाम का कोई जिक्र नहीं करता। शंकर शेष नाटक के बड़े नाम है, उनका कोई जिक्र नहीं करता। विभू खरे बड़ा नाम है, उनका कोई जिक्र नहीं करता। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जिस तरह का थिएटर होता रहा है, कला संस्कृति की बात होती रही है, उसको लेकर अगर अभी तक इस राज्य को बने 21 साल होने जा रहे हैं, इस पर कहीं कोई बातचीत हुई हो, कुछ पुरस्कार छोटे मोटे दे दिए गए हैं, पर निश्चित रूप से जो ये समृद्ध छत्तीसगढ़ है, जो हबीब तनवीर का छत्तीसगढ़ है, दरअसल उसका कोई माई बाप नहीं है। वहाँ की संस्कृति को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते लोग कलाकारों के सामने खाने पीने के लाले पड़ गए। आपने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की पर कलाकारों को कोई ऑनलाइन काम मिले इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। लगातार हबीब तनवीर के जो घर है उसको बात होती रही कि उसको संरक्षित किया जाए, उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं बना कि जिसमें कलाकार जाके अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। जो हैं वो उनकी पहुंच से बाहर है। तो हम उस हबीब तनवीर के शहर रायपुर में हैं, जिसको लेकर न केवल रायपुर में, पूरे देश में और दुनिया में आज आयोजन हो रहे, उसकी बातचीत हो रही। पर सरकारें कोई रही हो, सरकारों का उपेक्षा भाव संस्कृति को लेकर देखते बनता है, और जो संस्कृति के वाहक समझते हैं अपने आप को, वो क्या कर रहे हैं ये भी एक सवाल है। फिर भी इसके बावजूद, चूँकि हबीब तनवीर खुद ये कहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ रंगमंच करूँगा, और जिंदा इसलिए हूँ कि रंगमंच कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो रंगकर्मी हैं वो रंगमंच करेंगे। हबीब तनवीर उनके प्रेरणा पुरुष हैं, उनसे वो प्रेरणा लेंगे, चूँकि वो हमारे अपने छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं, और वो लोकल होते हुए ग्लोबल हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उनका अपना एक सिग्नेचर था। आज जब भी हम हबीब तनवीर के नाटकों को देखते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनकी एक अलग आइडेंटिटी हमको दिखाई देती है। तो ऐसे हबीब तनवीर के 99वें जन्मदिन पर हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनके चरणदास चोर को याद कर रहे हैं, हम उनकी बहादुर कलारिन को याद कर रहे हैं, हम उनके आगरा बाजार को याद कर रहे हैं, हम उनकी जहरीली हवाओं को याद कर रहे हैं, हम उस हबीब तनवीर को याद कर रहे हैं कि जिनका इस शहर ने कभी अभिनंदन किया, और एक पूरा महत्व हबीब तनवीर जैसा आयोजन इप्टा जैसी संस्था ने किया। पर सरकार के स्तर पर जो कुछ होना चाहिए था संस्कृति के संरक्षण के लिए, वो नहीं हुआ है। और न केवल हबीब तनवीर के साथ, बाकी बहुत लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है कि मैं ये कह सकता हूँ कि संस्कृति का कोई माई बाप नहीं है।
दरअसल संस्कृति विभाग किसी के बाप का नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे ये बात समझ में आती है कि संस्कृति का कोई माई बाप नहीं है, कोई इसको संरक्षित करने वाला नहीं है। जो कुछ संस्कृति फल फूल रही है वो अपने बूते पल रही है, या राजनीतिक लोग उस चीज़ को प्रश्रय दे रहे हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि वो वोट बैंक है। अगर हबीब तनवीर वोट बैंक नहीं है, शंकर शेष वोट बैंक नहीं है, विभू खरे वोट बैंक नहीं है, सत्यदेव दुबे वोट बैंक नहीं है, तो फिर उसकी बात नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो तात्कालिक लोकप्रियता के लिए होती है, पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो अपनी लोक कलाओं के लिए बहुत समृद्ध है, छत्तीसगढ़ जो अपने अभिनय क्षमता के लिए जिसने पूरे एडम्बरा जैसी जगह में जाकर अपना लोहा मनवाया, वहाँ के लोक कलाकार उपेक्षित हैं। हबीब तनवीर वो व्यक्ति हैं जिनने यहाँ की लोक कला को बताया निकाल कर पूरी दुनिया को कि यहाँ के लोक कलाकार कितने सहज होकर अपनी बात को, अपने अभिनय को करते हैं। तो ऐसे हबीब तनवीर को हम आज याद कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज अपने निवास सरगुजा कुटीर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्तमान समय में चावल की उपलब्धता, आगामी माह में वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के विषय में चर्चा की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के राइस मिलरों द्वारा जिलेवार चावल जमा कराने की स्थिति पर, धान खरीदी समिति संग्रहण केंद्रों में धान के निराकरण की स्थिति पर बात की गई। वास्तव में अभी जिस प्रकार से खंड वर्षा और अल्प वर्षा की स्थिति बन रही है, उसमें हमारी चिंता है कि हम पीडीएस में जो लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं उसका स्टॉक की जो पोजीशन है वो बनी रहे और हमको एडवांस उसके लिए तैयारी करनी रहती है। उस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे और क्या कहाँ पर कितना स्टॉक है, तो उसको 3 महीना से कम 3 महीना से अधिक का स्टॉक हमारे पास बने रहना चाहिए, उसकी हम समीक्षा करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के कृषि और व्यापारिक संगठन ने आज जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नाम से असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारियों में आतंक फैलाने और उगाही करने की शिकायत कलेक्टर से की। गौरतलब है कि कृषि और व्यापारिक संगठन के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध वसूली व मारपीट की शिकायत की है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बीते 27 अगस्त को बमनीडी में अग्रवाल एजेंसी के संचालक के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई। साथ ही पैसे की मांग भी उनके द्वारा की जा रही थी, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्रांति सेना के नाम से कुछ असामाजिक तत्व अग्रवाल एग्रो एजेंसी बमनीडी में गुंडागर्दी करते हुए हथियारों से लेस होकर 40 से 50 लोग पहुंचे हुए थे और अवैध उगाही और गाली गलौज करते हुए अवैध उगाही की बात कर रहे थे। उसी के विरोध में सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और उसके संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, कलेक्टर और एसपी महोदय को। क्योंकि हम लोग कीटनाशक व्यापारी संघ से हैं और हमारे व्यापारी अखिलेश अग्रवाल जी जो बमनीडी से है, उनके दुकान में कुछ जो है असामाजिक तत्व के लोग अवैध रूप से वसूली के लिए गए थे। उनके साथ में नकली दवा बेचते होकर के जो है अवैध वसूली किया मांग कर रहे थे और उनके साथ में मारपीट किया गया। जो है 6 लोगों को, अपराधी को जो है गिरफ्तारी बनाए गए हैं, बाकी लोग जो है फरार है। हमारी मांग है जो बाकी जो और फरार है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जांजगीर चांपा जिले की जैजेपुर क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। खाद की कमी समस्या से जूझ रहे किसान आज जैजेपुर विधायक केशव चंद्रा के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 5 सितंबर तक क्षेत्र के किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही तय समय में खाद उपलब्ध नहीं होने पर 6 सितंबर को जैजेपुर तहसील कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं उप संचालक कृषि विभाग अधिकारी MR तिग्गा ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दी जा रही है। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ग्रामीण विस्तार अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है।
लगभग 2 महीना पहले बोनी हो गया है धान का और 1 महीना रोपाई को हो गया है, परंतु कई किसानों के खेत में एक बीज भी खाद नहीं पहुंचा है। यदि 6 तारीख तक नहीं पहुंचता है हमारे पास खाद, तो 6 तारीख को एक ठो विशाल धरना प्रदर्शन भी शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, और हम एक साथ ये निवेदन भी करते हैं कि व्यापारियों का अनुपात है 40-60 जो भी हो, ये अभी कम से कम बंद करें। धान जो खाद है वो किसान तक ही पहुंचेगा, तो डायरेक्ट सेवा सहकारी समिति के माध्यम से पहुंचाएं। हमने कलेक्टर साहब से खाद की मांग को लेकर के आए थे, वो आश्वासन दिए थे रेक लगेगा, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी ना रेक लगा, ना कहीं जो है 1 बोरी खाद गया। तो आज पुनः क्षेत्र के किसानों को लेकर के आए हैं। खाद की वास्तव में जो है भयंकर समस्या है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर ये खाद की पूर्ति नहीं करते हैं तो 6 तारीख को जयजयपुर के तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे। इसकी भी हमने जो है ज्ञापन दिया है। खाद की कोई कमी नहीं हमारे ज़िले में, पर्याप्त मात्रा हमारे पास खाद है। किसानों की मांग के अनुरूप हमारे पास खाद पर्याप्त मात्रा अभी भी उपलब्ध है, और यहाँ लगातार रेक लग रहे हैं, यहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह अपने वकील के साथ आज दोपहर ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे। दरअसल ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने उन्हें 3 बार नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। अब 4थी बार नोटिस मिलने के बाद वो पहुंचे हैं। ईओडब्ल्यू कार्यालय में उनसे पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग हर बार नए पैंतरों से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी घटना में इस बार उन्होंने नया तरीका अपनाया है। साइबर ठगों द्वारा नेटवर्क फास्ट करने का झांसा देकर OR कोड का शॉर्ट फॉर्म भेजकर खाते में रकम पार करने और व्हाट्सएप हैक करने का नया पैंतरा अपनाया गया है। अब इसे लेकर रायपुर पुलिस ने पोस्टर जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एक अलग प्रकार की घटना सामने आई है, जिसमें एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसमें *401*10 और मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करिए और आप अपने मोबाइल का जो स्लो डेटा का है या स्लो जो नेट चल रहा है उसको अपडेट करिए और स्पीड से चलाइए। तो इस प्रकार से कॉल आया। लोगों ने जैसे ही उसमें कॉल किया, उनका व्हाट्सएप हैक हुआ और उनके व्हाट्सएप में ख़राबी आ गई, और उन्होंने उनके व्हाट्सएप को एज ए अपना व्हाट्सएप चालू करके उनके दोस्तों को मैसेज किया कि हमको बहुत मेरे को अर्जेंट है और आप मेरे को पैसा दे दो करके। तो लोगों को लगा कि वो मेरा दोस्त ही इस प्रकार का मैसेज किया है। इस प्रकार से 50,000 70,000 के आसपास की ठगी इसमें हुई है। तो ये अलग प्रकार की ठगी है, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति द्वारा कॉल करके यदि कोई स्टार लगाकर कोई नंबर डायल करने बोलता है या हैशटैग लगा कर कोई नंबर डायल करने बोलता है तो बिल्कुल ना करें। आप पहले अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पास आती है या कोई घटना सामने आती है तो आप साइबर सेल से संपर्क करें। जब नियम बनाने वाले ही उसका पालन न करें तो ऐसे लोगों पर उंगली उठनी लाजमी है। जी हां, राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने भी नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिसे लेकर अब वे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मामला कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान का है। इस बार कोरोना की तीसरी लहर से सावधानी बरतने के लिए प्रशासन ने जन्माष्टमी पर्व के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसका पालन भी शहर के सभी मंदिरों में दिखा। शहर में उन संस्थाओं की ओर कोई बड़े आयोजन भी नहीं किए गए जो कोरोना काल के पहले आयोजन किए जाते थे। लेकिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन शहर के महापौर ने इन गाइडलाइनों की जैसे धज्जियां उड़ा दी। भारी भीड़ के बीच खुद महापौर ही चढ़ गए मटकी फोड़ने। इनमें उनका कुछ साथ समर्थकों ने भी दिया। अब भला प्रशासन क्या करे? अगर यही कार्य कोई और आम आदमी करता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ तो मामला महापौर जी का है। बहरहाल इस मामले में भाजपा की तरफ से बयान भी आया है। पिछले 2.5 साल से सरकार ने जितने भी नियम, जितने भी कानून, चाहे वो कोरोना के समय हो चाहे बाकी समय हो, जो भी प्रोटोकॉल बनाए हैं उसको तोड़ना ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक फक्र की बात हो गई है। और जिस तरीके से जन्माष्टमी में जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए महापौर जी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है ये एक फैशन बन चुका है। और ये नियम जो सरकार बनाती है, कलेक्टर बनाते हैं,
ये सिर्फ एक महज आम आदमी के लिए है। कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता इस नियम कानून से कोई भी सरोकार नहीं रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। सप्लाई में कमी और डिमांड अधिक होने के चलते अब उद्योगों की बिजली भी कट करनी पड़ रही है। दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि मानसून में बिजली की खपत गर्मी से भी ज्यादा बढ़ गई है। कम बारिश के चलते किसानों को पंप से ही खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है, जिसके चलते उद्योगों में लोड शेडिंग की जा रही है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में अचानक पनपे इस बिजली संकट को लेकर विपक्ष के नेता तीखा प्रहार सरकार पर करने लगे हैं। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाले राज्य में गांव के किसानों और ग्रामीणों को बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। ये अफसोस की बात है। इसके साथ ही उद्योग में कटौती किए जाने को लेकर भी कई तंज सरकार पर कसे हैं। सदन के अंदर की कार्यवाही का निर्णय सदन करता है और इस प्रकार की बात करना सदन जांच करेगा। सदन जांच करेगा या जांच कमेटी बनाएगा, उसमें कांग्रेस के सांसद भी होंगे। तो संसद के अंदर के मामलों को लेकर बाहर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये अपने आप में आत्मग्लानि को दिखाता है कि हमारे नए सांसदों ने उनको कैसा करना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ इससे शर्मसार हुआ है। उनको माफ़ी मांगने की बजाय, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम माफ़ी मांगकर उसको समाप्त कर देते हैं। अगर गलती हुई है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो कहावत है, ये चरितार्थ होती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा का मामला है तो इसकी लड़ाई उनको वहाँ लड़नी चाहिए, उसकी लड़ाई यहाँ लड़ने से फायदा नहीं। ये तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में किए जा रहे कटौती को लेकर सरकार का दावा है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने किसानों को बिजली की जरूरत ज्यादा होने की बात कही है और बताया है कि खंड वर्षा के कारण किसान पंपों से सिंचाई करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही बिजली संकट दूर करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में बिजली खरीदने का काम मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा का विषय नहीं है। हम अभी भी बिजली के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में सैचुरेटेड हैं। हम तेलंगाना जैसे राज्य को बिजली दे भी रहे हैं। अभी जो कम वर्षा, खंड वृष्टि के कारण जो परिस्थितियां निर्मित हुई, हमारे किसानों को बिजली देने की जो बात हुई, इसके संदर्भ में कहा गया अगर ज़रूरत होगी तो हम ये दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी बारिश लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ये कार्यक्रम 28 अगस्त को शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और यूएसए राजनेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में रचा बसा प्रदेश है, जिसकी खूबियों को देश दुनिया तक पहुंचाना हर छत्तीसगढ़िया का गौरव है। It's a fast-growing organization and they are recognized for purpose. Congratulations to the whole NACH team. All right. Namita Kaista, Shishra Kubari and Kushbu Bansal. Please give it up to the North American Chhattisgarh Association, the fastest growing community organization in the Midwest today. Please go and join them. Please join them. Please give a big round of applause. वीआईपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।